मेरा नाम राकेश है और मैं एक बाइक लवर हूँ। मेरे पास दो टूरर बाइक्स हैं। मैं नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और नोएडा में ही एक फ्लैट में रहता हूँ। मैं अक्सर अपनी बाइक से पहाड़ों में ट्रैवल किया करता हूँ, अपनी जॉब की भागदौड़ से बचने के लिए। कभी मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो कभी कभी अकेले भी निकल जाता हूँ। जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 2020 के मार्च का है। मार्च के स्टार्टिंग का। तब तक कोविड का लॉकडाउन लगा नहीं था। मैंने अपने एक दिल्ली के दोस्त के साथ उत्तराखंड के कौसानी घूमने जाने का प्लान बनाया था। मेरा दोस्त भी बाइक ट्रिप्स का बहुत शौकीन था, लेकिन इस बार एन मोमेंट पर उसने मना कर दिया। तो मैं अकेले ही कौसानी घूमने जाने के लिए निकल पड़ा। मैं सुबह 5 बजे नोएडा से निकल गया था और मैंने जो रूट लिया था वो हापुड़, मुरादाबाद, नैनीताल, अल्मोड़ा होते हुए कौसानी जाता था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लगने थे। इसका मतलब मैं आराम से शाम को 5 बजे तक पहुंच सकता था। मैंने करीब 12 बजे के अराउंड नैनीताल भी क्रॉस कर लिया था और अल्मोड़ा की तरफ निकल गया था। अगर आप भी बाइक्स का शौक रखते हैं तो आप जानते होंगे हमारे लिए डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और पहाड़ी रास्तों में हम थ्रिल को एंजॉय करने जाते हैं। मैं सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, इसलिए मैं आराम आराम से एंजॉय करते हुए जा रहा था। खाना पानी करने के बाद मैंने करीब 3 बजे अल्मोड़ा क्रॉस कर लिया था। अब यहाँ से बस 2 से ढाई घंटे का ही रास्ता बचा था। मैं बहुत खुश था कि मैं टाइम से रास्ता कवर कर रहा हूँ, लेकिन अल्मोड़ा से करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे चलकर मेरी बाइक चलते चलते अचानक रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या है। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपने आसपास भी देखा तो पूरे रास्ते पर मुझे कोई नहीं दिख रहा था। एक गांव काफी पीछे रह गया था और आगे भी दूर दूर तक मुझे कोई गांव दिख नहीं रहा था। मार्च का महीना होने की वजह से हवा में भी ठंडक थी। अभी दिन का उजाला बचा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में ही अंधेरा होने वाला था। मुझे कुछ डिसीजन लेना ही था। जहां मेरी बाइक खराब हुई थी वहां से एक संकरा रास्ता ऊपर पहाड़ी पे जा रहा था। वो रास्ता थोड़ा कच्चा था और अमूमन ऐसे रास्ते किसी गांव या खेतों की तरफ जाते हैं। इस रास्ते से जाकर शायद मुझे कोई मिल सकता है, यही सोचकर मैं उस रास्ते पर चढ़ने लगा। लेकिन उस रास्ते पर चलने के बाद भी ना ही कोई इंसान या कोई गांव मुझे दिख रहा था। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे उस रास्ते के बराबर में पहाड़ी पर एक घर दिखा। वहां बस वही एक घर था, आसपास और कोई घर नहीं था। मैंने उसी घर में मदद मांगने का सोचा। जब मैं उस घर के गेट पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा पूरा घर धूल मिट्टी से ढका हुआ था। घर की दीवारें, टेबल्स, छत सभी पर जाले ही जाले लगे हुए थे। शायद वो घर काफ़ी टाइम से खाली था। अब मैं निराश हो गया था कि मुझे अब और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरा ध्यान सामने की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गया। उस तस्वीर में एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे काफी छोटे थे, शायद 4-5 साल के रहे होंगे और उनके कपड़े और बालों को देखकर लग रहा था शायद वो दोनों लड़के ही थे। मैं उस तस्वीर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तस्वीर में मौजूद सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं। मैं उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, एक बच्चे के हंसने की आवाज़। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ, जैसे किसी ने एकदम से उस दरवाजे को
पटक के मारा हो। मैं वहां खड़ा हुआ ये सब देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। तभी मुझे लगा कि खिड़की के बाहर से कोई गुजरा है। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। मैं गेट की तरफ भागा और मैंने गेट खोला। गेट खोलते ही मैं एकदम से डर गया। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वो बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप रहते हो क्या यहाँ? लेकिन वो बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? यहाँ क्यों आए हो तुम? भागो यहाँ से। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, बाबा, मेरी बाइक अचानक खराब हो गई है और मैं किसी मैकेनिक को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दो बाबा, और मुझे बता दो अगर आसपास कोई मैकेनिक है या कोई और मदद मिल सकती है तो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस मुझ पर चिल्लाए जा रहा था, यहाँ क्यों आए हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, दूर रहो इस घर से, वापस कभी मत आना। इतना बोलते बोलते वो बूढ़ा आदमी मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। वो देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैंने आव देखा न ताव और वहां से भागना शुरू किया। मैं भागा, बहुत जोर से भागा, लेकिन मुझे भागते भागते भी उस बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इस बार मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस अपनी बाइक के पास जाकर ही सांस में सांस लिया। मैंने अपने भगवान का नाम लिया और बाइक को एक बार और स्टार्ट करके देखा, और इस बार मेरी बाइक स्टार्ट भी हो गई। मैं बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। अब तक अंधेरा होना शुरू हो गया था और अंधेरे की वजह से वो बूढ़ा आदमी मुझे हर रास्ते के मोड़ पर दिखाई दे रहा था। मैं जानता था ये मेरा बस वहम है, पर मैं क्या करता? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या है। क्यों मेरी बाइक बंद हुई, या क्यों मैं उस घर में चला गया, और कैसे मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट भी हो गई। मैं जैसे तैसे करके कोसानी पहुंचना चाहता था। रात के अंधेरे में मैं कोसानी पहुंच भी गया। वहां पहुंचकर मुझे जो भी पहला गेस्ट हाउस मिला मैंने वो ले लिया। उस रात काफ़ी ठंड थी, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। मैं बिना कुछ खाए पिए करीब 1 बजे रात को सोने चला गया। लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे बस वो तस्वीर और वो बूढ़ा आदमी ही दिख रहे थे। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैं कोसानी में थोड़ा बहुत घूमकर वापस नोएडा के लिए निकल गया। नोएडा पहुंचकर भी मेरे दिमाग में हर दिन बस वो घर घूमता था। मैंने अपने दोस्तों को भी वो किस्सा बताया, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। शायद लंबे रास्ते की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे हेलुसिनेशंस हुए हों। लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि वो कोई भी हेलुसिनेशन नहीं था। मैंने उनको और समझाने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम सब लोग फिर से उसी जगह पर चलेंगे और तब डिसाइड करेंगे क्या वहाँ पर कोई भूत है। लॉकडाउन हटने के बाद हमने कई बार प्लान किया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से प्लान कैंसिल ही हो जाता था। लेकिन अक्टूबर 2023 में हम लोगों ने कोसानी जाने का प्लान बना ही लिया। 7 अक्टूबर 2023 को सैटरडे था और उस दिन हम 3 लोग 3 बाइक्स पे नोएडा से कोसानी के लिए निकल गए। मैं पूरे रास्ते बस उस घर के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था। मुझे हल्की हल्की एक्साइटमेंट भी हो रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी था। जब ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है। उस लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते हमें 6 बज गए और अंधेरा होना शुरू हो गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे स्पेसिफिकली कहा था
कि उस लोकेशन पर रुकना ही है। मैंने अपनी बाइक उसी जगह पर रोकी और पीछे से आ रहे मेरे दोस्तों ने भी अपनी बाइक वहां आकर रोक ली। मैं उस रास्ते की तरफ देख रहा था। मेरा एक दोस्त उतर कर आया और उसने मुझसे बोला, क्या यही है वो रास्ता? मैंने हाँ में जवाब दिया। तो चलो फिर, देर किस बात की, मेरे दूसरे दोस्त ने कहा। मैंने उन दोनों को मना किया। मैंने उनसे कहा कि अंधेरा बहुत हो गया है और ठंड भी है, कौसानी पहुंचने में टाइम लगेगा। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आगे चलते हैं, वापस आते वक्त देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। फिर मेरे दोस्त ने कहा, नहीं भाई, इतनी दूर से आए हैं, पहले तेरा भूतिया घर ही देखते चलें, रात में तो और मज़ा आएगा भूतों के साथ। वो दोनों लोग इस बात को मस्ती में ले रहे थे, लेकिन मेरा गला सूखा जा रहा था। उनके इतना कहने पर मैं उनके साथ उस रास्ते पर चलने लगा और वो दोनों मेरे पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में हम उस घर पर पहुंच गए। मैं उन दोनों को घर के अंदर ले गया। रात के अंधेरे में उस घर में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखना शुरू किया। 3 साल बाद भी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही पड़ा था। मेरे दोस्त ने सामने की दीवार पर टॉर्च मारी तो हम लोगों को वो तस्वीर फिर से दिखी। वही चेहरे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में करंट सा दौड़ने लगा। मैं बार बार खिड़की की तरफ टॉर्च मारकर देख रहा था, कहीं फिर से वो बूढ़ा आदमी तो नहीं आएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। बस 5 मिनट ही हुए थे हमें उस घर में कि मेरा दोस्त बड़ी तेजी से पीछे की तरफ मुड़कर चिल्लाया, कौन है वहां? मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, किसी ने पीछे से उसकी पैंट को खींचा था और उसे लगा था कि वहां कोई बच्चा खड़ा था। मेरे दूसरे दोस्त ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और वो हंसने लगा। उसको लग रहा था कि शायद हम दोनों मिलकर उसको पागल बना रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों को उस बच्चे के हंसने की आवाज आई और वो आवाज कहीं और से नहीं, हम तीनों के बीच में से ही आ रही थी, जैसे कोई हम तीनों के बीच में खड़ा होकर हंस रहा हो। मेरे अंदर पहले वाली फीलिंग्स दोबारा से आ गईं और मैं वहां से भागने लगा। मेरे पीछे पीछे मेरे दोस्त भी भागने लगे। हम लोग भागते भागते अपनी बाइक्स के पास जाकर रुके। हमने वहां खड़े होकर थोड़ी सांस ली। हम यही सोच रहे थे कि जो भी कुछ था वो अब पीछे ही रह गया है। हमने वहां से निकलने का प्लान बनाया। मैंने एक आखिरी बार उस रास्ते की तरफ देखा। मेरे बाइक की हेडलाइट उस रास्ते के मोड़ तक पड़ रही थी और वहीं उस मोड़ पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। मेरे गले से आवाज गायब हो गई थी। मैंने अपने हाथ के इशारे से अपने दोस्तों को उस बूढ़े आदमी को दिखाया। जैसे ही हम तीनों उसे देखने लगे, वो बूढ़ा आदमी उस मोड़ से वापस घर की तरफ चला गया और अंधेरे में कहीं खो गया। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से निकल गए। कोविड के बाद से पहाड़ों में काफी डेवलपमेंट शुरू हुई है और जहां पहले दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखता था, वहां अब होटल्स की भरमार हो गई है। उस लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर आगे चलते ही हमें कई सारे होटल्स और गेस्ट हाउस दिखे। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी उस अंधेरे में कोसानी तक जाने की। हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात किसी गेस्ट हाउस में यहीं रुक जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में रूम लेने के बाद हम लोग अपना सामान रखकर चुपचाप बैठे थे। सबके अंदर की एक्साइटमेंट मर चुकी थी। कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। हमारे रूम के अंदर एकदम सन्नाटा छाया था, लेकिन उस सन्नाटे की चुप्पी को गेस्ट हाउस के छोटू ने तोड़ा। वो हमारे लिए पानी लेकर आया था।
नाम तो उसका छोटू था, पर वो 22-23 साल का एक लड़का था। वो हमारे कमरे में आया और बोला, भैया वो पार्किंग में जो बाइक्स खड़ी हैं वो तीनों आप लोगों की ही हैं। हमने हाँ में जवाब दिया। फिर छोटू ने कहा, भैया मुझे भी ना बाइक्स बहुत पसंद है और आप लोगों की बाइक्स तो सच में शानदार हैं। मैंने 1-2 घंटे पहले भी ये बाइक्स रास्ते में खड़ी देखी थी। तब मैं यही सोच रहा था कि काश ये वाली बाइकें हमारे गेस्ट हाउस में आ जाएं, और देखो आप लोग हमारे यहीं पर आ गए। पर भैया जब बाइक्स खड़ी हुई थी रास्ते में तो आप लोग नहीं दिखे। आप लोग कहाँ थे? मेरे दोस्त ने उसे बताया कि हम ऊपर जाने वाले रास्ते पर गए थे। छोटू ने कहा, अच्छा अच्छा समझ गया, पर उस रास्ते पे आगे तो नहीं गए थे ना? वो रास्ता सही नहीं है भैया। कहते हैं वहां पर एक भूतिया घर है। उसकी ये बात सुनकर हम तीनों एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। मैंने छोटू से कहा, कौन सा भूतिया घर? छोटू ने कहा, अरे भैया वहां ना एक घर है जिसमें एक बूढ़े आदमी की और एक बच्चे की आत्मा रहती है। कहते हैं उस घर के आसपास जो भी जाता है उसको उन दोनों का एहसास होता है। बच्चे का भूत तो किसी ने नहीं देखा है, पर हाँ उसके दादा को कई लोगों ने देखा है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चे के भी हंसने की काफी आवाज आती है। अब हम तीनों को पूरा विश्वास हो गया था कि हमारे साथ जो भी हुआ है वो कोई वहम नहीं था, बल्कि कोरा सच था। मेरे दोस्त ने कुछ देर सोचकर छोटू से पूछा, लेकिन ये दादा पोते का भूत आया कहाँ से? छोटू ने कहा, आता कहाँ से, वो तो उन्हीं का घर है ना भैया। हम तीनों कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा, ऐसे सुनसान रास्ते पर घर, और परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं उनके? तब छोटू ने हमें एक ऐसी कहानी बताई कि उसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। छोटू ने बताया कि कई साल पहले उस भूतिया घर से कुछ दूर आगे चल के एक पहाड़ी पर 10-15 घरों का एक गांव हुआ करता था। एक बार भरपूर गर्मी के मौसम में उस पहाड़ी पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से गांव के आधे से ज्यादा घर जलकर राख हो गए थे। जान और माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारे मवेशी भी मारे गए थे, और उस आग का इल्जाम उस बच्चे के पिता पर लगा था। गांव के कुछ लड़कों का कहना था कि उन्होंने उस बच्चे के पिता को जंगल में आग लगाते देखा था, और भयंकर गर्मी की वजह से वो आग और ज्यादा फैल गई। लेकिन बच्चे का पिता मना करता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फाइनली गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। बचे कुचे गांव वाले वहां से निकल गए और कहीं और चले गए, लेकिन बच्चे के परिवार को वहीं छोड़ दिया। पति पत्नी, 2 बच्चे और उन बच्चों के दादा, इन लोगों ने उस रास्ते के पास अपना नया घर बनाया और वहां रहने लगे। पूरा परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भी अपना माल और मवेशी आग में खो दिए थे। एक दिन पति पत्नी और बड़ा बच्चा जंगल में गए हुए थे, और वहां उन्हें अपने पुराने गांव के कुछ लोग मिले जो उस आदमी से अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का बदला लेना चाहते थे। उन गांव वालों ने उन तीनों को जंगल में ही बेरहमी से मार दिया। अब बस वो छोटा बच्चा और उसका दादा ही बचे थे। वो लोग भी बहुत ही जल्द भूख और बीमारी से उसी घर में मर गए थे। कहते हैं तभी से उस घर में वो दादा पोते की आत्माएं वास करती हैं। छोटू की पूरी कहानी सुनकर हम तीनों की आंखों में आंसू आ गए। कितना दर्द, पीड़ा, दुख झेला था उस परिवार ने। कोई नहीं जानता कि वो आग बच्चे के पिता ने लगाई थी या नहीं, पर उस आग की कीमत पूरे परिवार को देनी पड़ी। अगले दिन हम में से किसी का भी मन कोसानी जाने का नहीं किया। सुबह होते ही हम लोग वापस नोएडा की तरफ चल दिए, चुपचाप, एकदम शांत।
उस छोटे बच्चे को शायद पता भी नहीं होगा उसके साथ हुआ क्या था। वो तो बस खेलना कूदना चाहता था। पर दादा की आत्मा आज भी अपने पोते को बचा रही है। वो नहीं चाहता कि कोई उसके घर में आए या उसके पोते को परेशान करे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।